दोस्तों, आज खबर आई कि तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर ने अपना ओएसडी अपनी ज्योतिषी को बना दिया है। उनके ज्योतिषी उनके साथ बहुत सालों से हैं। वो पहले जयललिता के साथ थे, उनके बारे में भविष्यवाणी करते थे, उनको ज्योतिषी ये सलाह देते थे। जयललिता जब चली गई, उनका देहावसान हो गया, तो उसके बाद अभी फिलहाल वो जोसेफ विजय के साथ है, जो अभी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उनकी जीत की भी भविष्यवाणी की थी, जो सच निकली। तो इस लिहाज से जोसेफ विजय ने उन्हें अपना ओएसडी बना लिया। और ये ज्योतिषी जो है, मैं आपको बता दूं कि ये वैदिक ज्योतिषी है। वैदिक ज्योतिष में इनका हाथ सधा हुआ है। अब ये खबर आई तो मुझे ध्यान आया कि इसके जस्ट पहले क्या होता था। स्टालिन थे चीफ मिनिस्टर और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन थे। और उदयनिधि ने सनातन धर्म के लिए क्या क्या बोल दिया था। अब जोसेफ ने ईसाई हैं और चीफ मिनिस्टर बने हैं, और ईसाई होने के बावजूद उन्होंने अपना ज्योतिषी, जो वैदिक ज्योतिषी है, वैदिक ज्योतिष का अनुसंधान है, उसका खिलाड़ी है। और वैदिक ज्योतिष तो सनातन धर्म का हिस्सा है। तो दोनों में फर्क देखिए। अब आज उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से विधानसभा के अंदर ये बोल दिया है कि सनातन धर्म को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। अब सोचिए, दो मुहाने हैं। तो मैंने सोचा आज इस पर बात करूं आपसे, तो इसलिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। तो दोस्तों, लगता है अपनी करारी हार से डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कुछ नहीं सीखा। सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने और हिंदी विरोध के डीएमके के फॉर्मूले को तमिलनाडु की जनता ने नकार दिया, आप सबने देखा। लेकिन उदयनिधि इससे कुछ सीखे नहीं। सनातन के खिलाफ एक बार फिर उन्होंने विश्वमन किया। तमिलनाडु की विधानसभा में आज उन्होंने कहा कि सनातन को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह भेदभाव करता है। अब इससे पहले भी उदयनिधि सनातन धर्म की तुलना कोरोना जैसी महामारियों से कर चुके हैं, और तब मद्रास हाईकोर्ट ने इसे हेट स्पीच माना था। इसीलिए शायद उदयनिधि ने इस बार विधानसभा के अंदर ये बात कही है, जिससे उनके खतन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। आप तो बचे रहते हैं, विधानसभा या संसद के भीतर कोई भी बात कहते हैं, उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। आप जानते हैं, इस बार उदयनिधि की पार्टी डीएमके को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है, और तमिलनाडु के चुनावी पंडित मानते हैं कि ऐसा उदयनिधि स्टालिन के बयानों की वजह से हुआ। उन्होंने और उनकी पार्टी ने सनातन धर्म और हिंदी भाषा से जो दूरी बनाई, उसी का नतीजा है कि उन्हें करारी हार मिली। इसके विपरीत टीवी के जोसेफ विजय को देखिए, जिन्होंने अपनी सरकार बनाई है। उनका धर्म ईसाई है, लेकिन उन्होंने अपनी छवि सभी धर्मों को मानने वाली रखी है। बेशक वे चुनाव में और नतीजों के बाद प्रभु यीशु मसीह की बड़ी सी फोटो लेकर जनता के सामने आते हैं, इस बार भी आए, लेकिन उन्होंने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया, किसी धर्म के प्रति हेट स्पीच नहीं दी। दक्षिण में माना जाता है कि सनातन के खिलाफ तो एक एजेंडा होता है, तो उस पर लोग वोट देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने जिसे अपना ओएसडी बनाया वो एक वैदिक ज्योतिषी है, और जोसेफ विजय के बारे में उनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। तो एक वो व्यक्ति उदयनिधि स्टालिन जिसने सनातन धर्म को गाली दी, और एक वो व्यक्ति जो पहली बार इलेक्शन में 2 साल पहले पार्टी खड़ी हुई और चीफ मिनिस्टर बन गया, और सनातन धर्म में आने वाले वैदिक ज्योतिष के ज्ञाता को उसने अपना ओएसडी बनाया। कितना फर्क है। आश्चर्य है कि उदयनिधि और उनकी पार्टी के नेताओं को तो पता ही होगा कि हार की वजहों में सनातन विरोध और हिंदी विरोध सबसे ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा में खड़े होकर उदयनिधि स्टालिन ने सनातन विरोधी बयान फिर से दे दिए। अपने पहले वाले बयान में उदयनिधि ने आगे कहा था कि इससे पहले कहा था कि जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है, इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर पूरे देश में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई थी, उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे। लेकिन उदयनिधि ने नवंबर 2023 में फिर से कह दिया था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं अपने बयान के संबंध में कानूनी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं, मैंने जो कहा था वो सही था,
और मैं इसका कानूनी तौर पर सामना भी करने के लिए तैयार हूं, बयान नहीं बदलूंगा। अब ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था दोस्तों, बल्कि इसे थोड़ा सा सुधारने पॉलिटिकल स्टंट था, और इसलिए दिया गया था कि एंटी इनकम्बेंसी की आशंका को फेल किया जा सके। 10 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी होगी ऐसा सबको पता था, तो उसको फेल करने के लिए कोई ऐसी बात कहनी पड़ेगी जो एक्सट्रीम हो। तो उनको लगा डीएमके की राजनीति तो हिंदी विरोध की रही ही है और नॉर्थ में सनातन धर्म है तो कर देते हैं, और सनातन धर्म तो पूरे भारत में है, यही वो भूल गए। उनको लगा कि सनातन के खिलाफ बोलकर वो तमिलनाडु के एक बड़े वर्ग का समर्थन पा लेंगे और फिर से सरकार बना लेंगे, लेकिन लोगों ने जिसे चुना उसकी आस्था तो हर धर्म का सम्मान करने की है। डीएमके पर भी यही आरोप लगता रहा कि वो हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल एंडोमेंट्स विभाग के माध्यम से मंदिरों के प्रबंधन और उत्सवों में बाधाएं डालकर हिंदुओं के धार्मिक मामले में दखल देते रहे। इससे भी वहां की जनता नाराज दिखी थी। उधर थलपति विजय ने क्या किया था? उनकी पार्टी ने, टीवीके ने तमिलनाडु के मतदाताओं के बीच तमिल गौरव की बात की और भ्रष्टाचार की बात की, करप्शन तो बहुत था, युवा बेरोजगारी की बात की और चेंज का नारा दिया, बदलाव। इसका नतीजा क्या हुआ कि शहरी क्षेत्रों, युवा और मध्य वर्ग के वोट विजय की पार्टी के हिस्से में गए। अब 2021 में जब तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव हुआ था तो डीएमके ने राज्य की सत्ता पर 25 साल बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार का गठन किया था, लेकिन हिंदी और सनातन का विरोध उनकी इस जीत के जादू को 2026 के चुनाव में कायम नहीं रख पाया। विजय ने एमजीआर के मास अपील वाले फॉर्मूले पर काम किया। आप में से जिन लोगों को याद हो, एमजीआर का वो फॉर्मूला बड़ा सफल था। विजय की राजनीति का स्टाइल भी तमिलनाडु में इस बार दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने कमल हासन जैसी इंटेलेक्चुअल बातें नहीं की, लोगों के सामने जाके राजनीति नहीं की इंटेलेक्चुअल, और न ही चिरंजीवी की तरह बीच में हिम्मत हार गए। उन्होंने एमजीआर के मास अपील वाले फॉर्मूले पर काम किया और राज्य के युवा मतदाताओं के बीच अपनी थलपति वाली इमेज को रक्षक की तरह पेश किया। रक्षक। अब ये वही तमिलनाडु है जहां कमल हासन और विजयकांत जैसे फिल्मी सितारे दो बाइपोलर पॉलिटिक्स के बीच पिस गए। एआईएडीएमके डीएमके, एआईएडीएमके डीएमके, इसके बीच। वहीं विजय ने क्या किया, इस बार यहां ऐसी सेंध लगाई कि वो तो राज्य के नए पावर सेंटर बन गए। ये दोस्तों बड़ी बड़ी वैसी बात। अब द्रमुक और अन्ना द्रमुक के अभेद्य कब्जे वाले तिलिस्म को भेदने का सपना रजनीकांत और कमल हासन जैसी सिनेमाई दिग्गज भी देखते थे, लेकिन कर नहीं पाए। तमिलनाडु की जनता ने व्यवस्था बदलने वाला अपना असली थलपति विजय को ही माना। 2017 में रजनीकांत ने वहां राजनीति में आने का ऐलान किया था, लेकिन सालों तक कोई ठोस कदम उठाया नहीं। अंततः स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने कदम पीछे खींच लिया। कमल हासन ने 2018 में मक्कल निधि मय्यम पार्टी बनाई थी, लेकिन उनकी राजनीति और भाषण आम जनता की समझ से ही परे हो गए। बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे, लेफ्टी टाइप थे, तो वो बातें कहाँ समझ में आती। लोगों को 2 जून की रोटी चाहिए और बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। अब आप उनसे ऊपर की कार्ल मार्क्स की बातें करेंगे तो कैसे होगा। अब लोगों के पास कमल हासन के पास जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की भारी कमी थी, जिसके कारण वे कोई बड़ा चुनावी इफेक्ट छोड़ ही नहीं पाए। उधर विजय ने क्या किया? विजय ने रजनीकांत और कमल हासन की गलतियों से सीखा। उन्होंने रातों रात राजनीति में छलांग नहीं लगाई, बल्कि सालों तक एक मजबूत पिच तैयार की। विजय ने अपने फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम को पिछले 10 सालों से रक्तदान, मुफ्त भोजन वितरण और आपदा राहत जैसे सामाजिक कार्यों में लगा रखा था। ऐसे में जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उन्हें कैडर खोजना नहीं पड़ा। और विजय का फोकस फर्स्ट टाइम वोटर और युवाओं पर केंद्रित रहा। विजय ने यहाँ अपनी पूरा फोकस अपना पहली बार के मतदाताओं और युवाओं पर रखा। उनकी जो पसंद थी उस पर बोले अपनी सभाओं में। दूसरी तरफ तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव की एक बुगाहट तो लंबे समय से चलती ही आ रही थी। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके तो कमजोर हो ही गया था। डीएमके के खिलाफ जनता के मन में बहुत गुस्सा था। ऐसे में वहां लोगों को एक मजबूत, युवा और भरोसेमंद तीसरे विकल्प की तलाश थी, जो मिल नहीं रहा था।
उसे विजय ने भर दिया। अब तमिलनाडु में करीब 50 साल पहले एमजीआर ने अपनी नई पार्टी के साथ पहले चुनाव में यही कमाल किया था, जब उन्होंने वहां पूर्ण बहुमत की सरकार कर रखी। आज विजय ने उसी स्क्रीन टू पॉलिटिक्स वाली विरासत को फिर से संभाल लिया। और दोस्तों, ये दिखाता है ये चुनाव उदयनिधि स्टालिन और डीएमके, इनको आईना दिखाता है ये चुनाव। और ये कहता है कि अगर आप जमीन से हटेंगे, जमीन से जैसे ही जुड़ाव आपका खत्म होगा, आखिर तमिलनाडु में सनातन धर्म वाले भी तो रह रहे हैं ना, तो आप आउटराइटली उनको कह देंगे सनातन धर्म को खत्म कर दो, वो कोरोना है, मलेरिया है, और आप ये उम्मीद करेंगे कि वो आपको वोट देंगे? इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? वो पार्टी जिसकी पकड़ रही है दशकों तमिलनाडु में, उस पार्टी के बड़े नेता ये करने लगे। इससे ज्यादा बेवकूफी क्या बात होगी? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चुनावी मूर्ख अगर कोई इस बार साबित हुआ है तो उदयनिधि स्टालिन और उनके पिता स्टालिन। उनके पिता स्टालिन इसलिए कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने बेटे को, या उनकी जानबूझकर भी अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए हों तो उनकी स्ट्रेटेजी में फिर गलती है। एनीवेज, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद भी है कि थलपति यानी जोसेफ विजय सभी धर्मों को मानने वाले, सभी धर्मों की इज्जत करने वाले अपना काम अच्छा करेंगे। नए हैं, शुरुआत में हो सकता है कुछ गड़बड़ियां हो, लेकिन हमें ये सोचकर माफ कर देना चाहिए कि उसका आशय ठीक है, उनकी सोच बेहतर है, सबको साथ लेकर चलने वाली।